हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा पिछला जो टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र, तो हमने पाचन तंत्र कंप्लीट पढ़ लिया था। अब आप खाना खा रहे हो, पचा रहे हो तो निकालिएगा भी तो सही। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र निकालने के लिए। जी हाँ, उत्सर्जन तंत्र वो तंत्र होते हैं दोस्तों जो खाने को पचाने के बाद में जो नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ निकलते बनते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम उत्सर्जन तंत्र करता है। वो सम्मिलित रूप से अंग जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से एक सिस्टम बोल देते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोल देते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा, उत्सर्जन के बारे में बात करेगी, उत्सर्जन ही क्या होगा। तो दोस्तों एक सिंपल सी परिभाषा यह है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। या ऐसा बोल दे कि नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो मैं लिख रहा हूं परिभाषा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। या मैं ये कह दूं, या मैं ये बोल दूं कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो क्या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों मैं पहले परिभाषा की ओर गौर कराऊंगा आपको। तो ये मैंने ऐसे बोला है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अब देखिए, अपशिष्ट पदार्थ को मैं बाहर निकाल रहा हूं तो अपशिष्ट पदार्थ जरूरी थोड़ी है कि नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ ही हो। अपशिष्ट तो और भी हो सकता है। जैसे काम कौन कौन कर रहा है, देखिए त्वचा की बात करें तो सबसे पहले शरीर में सब अंगों को देखते हैं कौन कौन उत्सर्जन के काम करेगा। पहला नंबर पे लेंगे अपन त्वचा को। त्वचा क्या निकाल रही है, पसीना निकाल रही है उत्सर्जन के रूप में, या नमक को निकाल रही है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को बाहर निकाल रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं लूंगा तो फेफड़े। फेफड़े भी उत्सर्जन का काम कर देंगे। कैसे काम कर देंगे दोस्तों, फेफड़े CO2 को और बलगम आती है ना, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं फेफड़े। अगर बीच में कुछ नाक में फंस जाती है तो जोरदार सांस से मारते हैं और छींक के रूप में अपन को अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। तो त्वचा उत्सर्जन काम फेफड़े भी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा तो बड़ी आंत। बड़ी आंत मेन रोल निभा रही है उत्सर्जन में, क्योंकि मलाशय से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। या अनपचे अपचित भोजन को बाहर निकालकर चौथे नंबर में दूंगा यकृत को। यकृत क्या करेगा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा। किसमें, अमोनिया को कन्वर्ट करेगा इसमें यूरिया में, और यूरिया के रूप में बाहर निकाल देगा। और पांचवें नंबर पर अपन का मेन फंक्शन वक यूरिया को बाहर निकाल देगा, यूरिया को मलद्वार द्वारा बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेनली शरीर के 5 अंग मेनली ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। अब मैं बात करूं एक और चीज की, नोटिस की ओर करूंगा कि जीवों में उत्सर्जन किस पदार्थ के रूप में होता है। मैंने कहा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में होता है। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से हो गए, देखिए दोस्तों, जीवों में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हो गए दोस्तों। जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में सबसे पहले लूंगा मैं अमोनिया को। ये अमोनिया शरीर के लिए बहुत घातक है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा घातक है, विषाक्त है, तो शरीर को नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा देगी। तो अमोनिया कौन प्रोड्यूस करेगा, मछली करेगी। और कौन सी मछली करेगी दोस्तों, मछलियाँ भी करती है, वो भी लवणीय मछलियाँ या समुद्र में रहने वाली मछलियाँ किसका, अमोनिया को बाहर निकालती है अपशिष्ट के रूप में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कौन जीव निकालेंगे। अमीबा भी निकालेगा, हाइड्रा भी निकाल देगा।
किसको, अमोनिया के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। दूसरा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जीव निकालते हैं किसको, यूरिया को। दोस्तों मैं अमोनिया के बारे में बताऊं तो ये सबसे ज्यादा विषाक्त होती है, सबसे ज्यादा विषाक्त। अमोनिया को बात करूंगा तो ये सबसे ज्यादा विषाक्त होती है अमोनिया, सबसे ज्यादा विषाक्त होगी। यूरिया की बात करूंगा तो यूरिया कम विषाक्त होती है। और यूरिया को स्तनधारी जीव उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं। स्तनधारी बोल दो या उभयचर बोल दो, ठीक है। तीसरे नंबर पर अपना यूरिक अम्ल आएगा। जो यूरिक अम्ल को बाहर निकालेंगे जीव, कौन कौन से जीव यूरिक अम्ल को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। देखिए यूरिक अम्ल है ना, कम जहरीला होता है, कम जहरीला होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जहरीला होता है अमोनिया। देखिए वक्त है ना क्या काम कर रहा है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब यूरिया जब बाहर निकलता है ना तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है 2 घंटे बाद में। तो फिर अपन जब दीवार में कोई, भारतीयों की आदत है दीवारों में क्या सुसु करने की, तो वो बदबू मारता है, तो अमोनिया की बदबू आती है, वो इसलिए आती है। यूरिया को 2 घंटे बाद में यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में जहरीली अवस्था में, और क्या होता है उसमें बदबू आती है अमोनिया की, वो जहरीली अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया, और उस दीवार को भी खराब कर देता है अमोनिया, ठीक है। यूरिया इतना खतरनाक नहीं होता पर अमोनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इंसान के मूत्र में अमोनिया को फॉर्म को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा देर तक अगर पेशाब को रोके रखते हैं तो वो अमोनिया में वापस कन्वर्ट कर हो जाता है, फिर वो विषाक्त होता है। देखिए फिर अब देखिए यूरिक अम्ल के रूप में तीसरे नंबर पर कौन से जीव, एक तो पक्षी, सारे पक्षी इसके अंदर आ जाएंगे। सरीसृप वर्ग जो रैंक के चलते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, जो यूरिक अम्ल का प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, देखिए हाँ चलो इसे मिटा रहा हूं पहले मैं। देखिए एक चीज बता रहा हूं मैं, वो नोट करना कि मनुष्य की बात करूं या स्तनधारी की बात करूं मैं, तो उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करूंगा, मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करूंगा तो वो होता है वक या किडनी, ठीक है। वक या किडनी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किसका, मनुष्य का। अब मैं बात करूं कि कौन कौन से जीव का कौन कौन सा वो होगा, तो एस्केरिस की बात करते हैं अपन। एस्केरिस में एच आकार का रेनेट अंग, रेनेट पाया जाता है। रेनेट कोशिका द्वारा किसका होता है, उत्सर्जन का होता है। मैं बात करूं चपटे कर्मी की, चपटे कर्मी की बात करूंगा, चपटे कर्मियों में होगा कौन, ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं दोस्तों, या फ्लेमी सेल्स दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लेमी सेल्स बहुत बार पूछा जा चुका है। चपटे कर्मियों में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, ज्वाला कोशिकाएं होती है, ठीक है। एस्केरिस में चकार की रेनेट कोशिकाएं होती है। मैं बात करूंगा केंचुए की, तो केंचुए में क्लोईगोनेट नाम से उत्सर्जी अंग होता है। और मैं बात करूंगा कॉकरोच की, तो कॉकरोच की भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कॉकरोच के बारे में इसका उत्सर्जी अंग को क्या बोलते हैं, तो मेलपीगी नलिका, मेलपीगी नलिका, मेलपीगी नलिका, ठीक है। मेलपीगी नलिका द्वारा कॉकरोच उत्सर्जन करता है। मैं बात करूंगा ऑर्थोपोडा की, तो एंटेनरी नलिका द्वारा उत्सर्जन होता है। मोलस्का की बात करूंगा, चलो मोलस्का और ले लेते हैं, मोलस्का भी लिखवा देता हूँ साथ में ही। मोलस्का का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, वो होता है केबर नलिका। मोलस्का केबल नलिका द्वारा उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है
एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्सर्जी अंग किसका कौन सा है। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और अब इंसान के उत्सर्जी अंग की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंसान का उत्सर्जी अंग होता है, देखो दोस्तों, इंसान का या मनुष्य का उत्सर्जी अंग किसे मैंने बताया था कि किसको बताया था, मनुष्य का उत्सर्जी अंग वक्र को बताया था, या है ना। तो वक्र तो उत्सर्जी अंग हो गया मुख्यतः, पर उत्सर्जन तंत्र में खूब सारे अंग काम करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैं उत्सर्जन अंग की। तो देखिए ये हो गया वक्र अपना, एक ऊपर वक हो गया, दूसरा नीचे वक हो गया, ठीक है। ये वक भूरे कलर का होता है, आपने सेम के बीज देखे होंगे, उस आकार के वक होंगे, ठीक है। ये वक हो गए, ठीक है। ये वक एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है वक। इसमें से मूत्र वाहिनियां निकली होती है, इसमें से मूत्र वाहिनियां निकली होती है। इसके ऊपर होता है अधिवक। ये हो गया अपना वक, जिसे किडनी बोलेंगे, वक या किडनी बोल देंगे। ये हो गई अपनी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के नीचे दिल के आकार का, या मैं बोल दूं त्रिकोणीय आकार का होगा मूत्राशय, जहां पर स्टोर होता है मूत्र, ठीक है। ये हो गया मूत्राशय और ये हो गया अपना मूत्र मार्ग। दोस्तों मूत्र मार्ग दिल के आकार का या त्रिकोणीय आकार का होता है। पहली बात, मूत्रवाहिनियां से मूत्र आएगा और मूत्राशय में इकट्ठा होगा, ठीक है। और ये अधिवक हो गया। अगर मैं इस वक का अलग से डायग्राम बनाना चाहूं तो इस टाइप से बनेगा। इसका अलग से डायग्राम बनाना चाहूंगा तो ये मैं इस टाइप से बनाऊंगा डायग्राम। और ये देखो, ये सेम क्या आकार की होती है, इसके चारों तरफ एक मोटी लेयर पाई जाती है, जिसे बोल देते हैं कॉर्टेक्स। और इसके अंदर होता है मेडुला, ठीक है। और ये मूत्रवाहिनियां बाहर निकली हुई होती है। इसके अंदर इस टाइप से फैले होता है नेफ्रॉन्स, जो काफ़ी संख्या में होते हैं, 8 लाख तक होते हैं नेफ्रॉन्स। इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, यानी वक की क्या होता है, वक की छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि वक के बारे में। चलो वक के बारे में बताते हैं, वक क्या होता है। वक बीज, सेम का बीज देखा होगा आपने, सेम के बीज की आकृति होती है, जो भूरे कलर लिए हुए होती है। 140 ग्राम इसका वजन होता है। संख्या में सबको पता है 2 होती है, या 1 पेयर बोल दो, या 1 पेयर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वक के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स होते हैं सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन्स। वक का काम क्या है दोस्तों, मैं कार्य लिखूं यहाँ पर, वक का कार्य। तो दोस्तों देखिए, वक का कार्य होता है रक्त को छानना, ठीक है। वक का कार्य या किडनी का कार्य होता है रक्त को छानना। पहली बात देखिए, शुद्धिकरण आ जाए ना, कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण तो कौन करेंगे दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं फेफड़े। क्यों? क्योंकि वे ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा कि रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, रक्त को शुद्धिकरण नहीं करते, तो रक्त का निस्पंदन करते हैं। निस्पंदन करने का कार्य करता है नेफ्रॉन्स, ठीक है।
पहली बात ये चेंज करता है अमोनिया को यूरिया में, ठीक है। मूत्र निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। और क्या कर देगा, मूत्र को स्टोर भी मूत्राशय स्टोर कर देगा, पर मूत्र सृजन तंत्र में ये कर देगा, ठीक है, स्टोर भी। तो भूल कर रखी हो गई। और मूत्रवाहिनी की बात करूंगा तो मूत्रवाहिनी 25 की लंबाई बात करूंगा तो 20 से 25 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। ये जुड़ी होती है मूत्राशय से। मूत्राशय मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है। और मूत्र मार्ग की बात करूंगा तो ये फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में अलग अलग होती है। मैं बात करूंगा नर की। देखो नर की बात करूंगा तो मूत्र मार्ग में सिसन भी आता है, जो है ना, सिसन को जोड़ दे तो 20 से सिसन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। और अगर वो मादा की बात करेंगे अपन, ये नर का हो गया, ये मादा की बात करेंगे तो इस मूत्र मार्ग को जोड़ दे और उस योनि वाले भाग को जोड़ दे तो ये हो जाएगा अपने 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मूत्रमार्ग हो गया, रक्त का निस्पंदन हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया का, और मूत्र निर्माण का कार्य करता है। कौन करता है, ये अपना वक्र करता है, ठीक है। अब बात करें अपन, देखिए अधिवक्र ग्रंथि भी पाई जाती है, ठीक है, अधिवक्र ग्रंथि भी इसमें पाई जा रही है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछा गया था कि मूत्र वक्र से जो एक कोशिका जुड़ी होती है, एक नली जुड़ी होती है, उसका क्या नाम है, तो रेनल, इसका नाम नोट कर लेना, रेनल हाइलम बोलते हैं, ठीक है। और पूछा जाए कि मूत्रमार्ग की आकृति कौन सी होती है, तो दिल के आकार का होता है मूत्रमार्ग, ठीक है, दिल के आकार का होता है। मूत्राशय होता है दिल के आकार का, और काम क्या है, मूत्र को स्टोर करना। अब अपन नेफ्रॉन में थोड़ा अंदर चलते हैं, नेफ्रॉन्स की संरचना देखते हैं। नेफ्रॉन्स कैसा होगा, जो क्या होते हैं, एक नेफ्रॉन्स की संरचना देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र का सबसे छोटा अंग नेफ्रॉन्स, इसकी उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन्स है। तो मैं नेफ्रॉन्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको। नेफ्रॉन्स के लिए चलते हैं। नेफ्रॉन्स देखिए, नेफ्रॉन की बात करें तो ये उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स की देखो, एक वक्त में 8 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन्स हो सकते हैं, एक है ना, 8 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। मैं आकृति बनाना चाहूं तो ये नेफ्रॉन्स होंगे कुछ इस तरह से, सॉरी मैं टाइम मिटा रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये नेफ्रॉन्स होंगे कुछ इस तरह से, कटोरे नुमा संरचना में, ठीक है। ये इस तरह से होते हैं नेफ्रॉन्स। अब देखिए नेफ्रॉन्स की एक कटोरे नुमा संरचना में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जो जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और कटोरे नुमा संरचना को बोलते हैं बोमन संपुट। और ये आगे ये नली कार्य क्या करेगी, ये नली वक्र तक भेज देगी, बाहर मूत्राशय तक भेजेगी, किसको, रक्त को, वो निस्पंदित पदार्थ को। तब वो ग्लोमेरुलस की बात करूंगा मैं दोस्तों, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस क्या काम करेगा, ग्लोमेरुलस काम करेगा दोस्तों रक्त को छानने का, ठीक है, रक्त को छानने का या निस्पंदन करने का कार्य करता है ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोमेरुलस क्या काम करेगा, रक्त को छानने का। अब रक्त इसकी कोशिकाओं में फंस गया, इसने छान दिया रक्त को, शुद्ध रक्त को भेज दिया वापस, शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है ना, शुद्ध रक्त को वापस भेज देगा, और अशुद्ध रक्त को
अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, ये बोमन संपुट को दे देगा, बोमन संपुट में भेज देगा। ठीक है, तो बोमन संपुट में भेज देगा अशुद्ध रक्त को। अब एक क्रिया हो गई ग्लोमेरुलस की, किसको, रक्त को छानने की। दूसरी क्रिया बोमन संपुट में होगी। अब बोमन संपुट में भी आ जाएगा रक्त, बोमन संपुट में आएगा रक्त, बोमन संपुट में आएगा अब रक्त, बोमन संपुट में अब आ जाएगा रक्त। ठीक है, बोमन संपुट क्या करेगा, अब भाई साहब ग्लोमेरुलस ने छान तो दिया रक्त को, पर तो कभी कभी कुछ कारण तो बच ही जाते हैं, है ना, शुद्ध रक्त आ जाता है। अब ये वापस से छानेगा बोमन संपुट, और शुद्ध रक्त होगा उसे वापस भेज देगा। ठीक है, और अशुद्ध रक्त को आगे मूत्राशय में निकाल देगा। तो बोमन संपुट क्या करेगा, कार्य क्या करेगा, रक्त को अशुद्ध, देखो ग्लोमेरुलस से आए रक्त को, से आए रक्त को छान, ग्लोमेरुलस से आए रक्त को वापस से छान कर, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ निकालकर इसे वापस शरीर में भेज देगा। ठीक है, वापस शरीर में भेज देगा बोमन संपुट, और जो अशुद्ध बच गया रक्त उसको वापस, अशुद्ध रक्त को क्या कर देगा, अशुद्ध रक्त को मूत्राशय में भेज देगा, और उस पर वक्र की ओर भेज देगा। ठीक है, अशुद्ध रक्त को, और इस पर क्रिया होने लग जाएगी। तो इस तरह से एक नेफ्रॉन कार्य करता है। यहाँ पर रक्त आएगा, रक्त आ रहे हैं यहाँ पर अशुद्ध, ठीक है, यहाँ पर रक्त आ रहे हैं और इसे छान रहा है, इसे छान कर बोमन संपुट को भेज देगा। बोमन संपुट अच्छे रक्त होगा उसे तो वापस शरीर में भेज देगा, और बुरा रक्त होगा तो इसे वापस वक्र के लिए भेज देगा, बाहर निकालने की क्रिया होने लग जाएगी। इस तरह बोमन संपुट कार्य करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, वापस उत्सर्जन तंत्र को ही कंप्लीट करेंगे। विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।